हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही होगी एंड मैं आप लोगों को सही से दिख रही होंगी। भाई राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही होगी एंड मैं आप लोगों को सही से विजिबल भी होंगी। गुड इवनिंग, हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो भाई, कैसे हो? अरे वाह भाई, पूरे हफ्ते हमारी क्लास का इंतजार करते हो। चिंता मत करो, नवंबर से तुम लोगों की 2-2 क्लासेस हो जाएंगी हफ्ते की। सिलेबस भी खत्म करना है हम लोगों को, पढ़ाई भी करनी है। चलिए, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग ऑल। क्लियर? पढ़े बिना ही क्लियर? थैंक यू बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं ऐसी लग रही हूँ। एनीवेज चलिए, सुप्रभात तो नहीं, सुप्र संध्या टू एवरीबॉडी। संध्या शाम ही होती है ना, तो सुप्रभात यानी वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे ही हाँ बेटा, सभी हो गया है। मौसम बहुत खराब है और हम मौसम की चपेट में आ गए हैं। चलिए भाई, तुम भी बहुत ग्रेट हो भाई। चलो स्टार्ट करें आज की चैप्टर पोम को, एक्चुअली नॉट चैप्टर बट हमारी आज की पोम को, जिसका नाम है बच्चे कीपिंग क्वाइट। चलिए स्टार्ट करें। नहीं बेटा, अरे आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीबडी, आई एम नोटिसिंग एवरीबडी। सब पे ध्यान देना हमारा काम है। शुभ संध्या। अरे हाँ, शुभ संध्या गुनगुन, थैंक यू बेटा। नहीं बेटा, 3 लेक्चर पीछे नहीं है, सिर्फ 1 लेक्चर का लैग चल रहा है। ओरिजिनली हमको आज करना था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, हम बस 1 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं आज कीपिंग क्वाइट। बट आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों का सिलेबस का जो एंड डेट है ना वो 31 दिसंबर है। उससे पहले बेटा आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। वो सारी की सारी चीज मेरे हाथ में है, मुझे कैसे कराना है, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। वेदर मुझे एक्स्ट्रा लाइव लेना पड़े, वेदर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, रिकॉर्डेड लेक्चर देना पड़े, बेटा काम आपको पूरी मिलेगी, पढ़ाई आपको पूरी मिलेगी। छोड़ेंगे हम एक भी चीज को नहीं, ठीक है। हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग आज करेंगे कीपिंग क्वाइट। अगर बीच में मुझे गलती से छींक आ जाए या मैं खांसने लग जाऊं तो कृपया करके मुझे इग्नोर कर देना, बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल टुडे, सो काइंडली पार्डन मी फॉर दैट। मेरी आवाज में थोड़ी आप लोगों को हो सकता है ऊपर नीचे आए, तो प्लीज बियर विद दैट ऑल्सो। चलिए, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग रौनक। बेटा नवंबर तक एंड नहीं हो पाएगा, बिकॉज नवंबर तक में हमारे पास थोड़ी क्लासेस कम होंगी। हमारी जो ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस लगेंगी वो नवंबर से लगेंगी। नवंबर में आपकी टोटल महीने की 8 या 9 क्लासेस हैं, ठीक है। अभी आपकी क्लासेस बेटा मैम आपने पिछली क्लास में बोला था क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, अभी तक नहीं मिले, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने बीएम को क्वेश्चन आंसर सेंड करे हुए ऑफ द एनिमी ही कर रखे हैं। वेट आई विल शो यू गाइस, मेरी तरफ से बेटा जा चुका है। वेट आई विल शो यू गाइस। और आप लोगों के जो डीपीपी भी मिल जाएगा बेटा, आप लोगों को जो डीपीपी का सोल्यूशन है वो थोड़ी देर में मिलेगा। उसका रीजन ये कि वो डीपीपी के सोल्यूशंस मैंने पेपर बना दिया है, रिकॉर्ड करने मेरे बच रहे हैं, बिकॉज मेरी ऑब्वियसली थोड़ी सी क्लास आवाज ठीक नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड अभी बाद में करके आपको दे दूंगी। अभी मैंने आप लोगों को दिखाना है कि नोट्स बेटा मेरी तरफ से जा चुके हैं, आप लोगों के पास ही नोट्स आने बच रहे हैं। ये देख लीजिए, 28 अगस्त आई हैव ऑलरेडी सेंट द नोट्स, इफ यू गाइज आर एबल टू सी, नोट्स जा चुके हैं। ये रहे आप लोगों के दी एनिमी के नोट्स बने हुए हैं, बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहे बेटा दीज एनिमी के नोट्स। अगर आप लोग फोकस कर पाते हो, पढ़ पाते हो, तो ऊपर से दी एनिमी लिखा हुआ है, परिश्रम 2024 लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, तो यू गाइस कैन सी। आप लोगों को जल्दी बेटा इसके नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मैं अपनी तरफ से भेज चुकी हूँ। हाँ डीबीपी तो है, पर क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन ही है उसके अंदर, वीडियो सोल्यूशन नहीं है। वो आप लोगों को आज क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद में मिल जाएंगे, वो मुझे अभी रिकॉर्ड करने बच रहे हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के करूंगी मैं अभी क्लास लेने के बाद, ठीक है। आप लोगों की क्लास खत्म होगी, उसके 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरी बुक समझ खत्म हो गई लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, कोई नहीं कनिष्का बेटा। हाँ चलिए, वेरी गुड। आप लोगों की नोटिस राइटिंग की एक क्लास हुई थी, थैंक यू सुहानी बेटा याद दिलाने के लिए। आप लोगों को नोटिस राइटिंग का लेक्चर मिल गया था लास्ट वेडनेसडे को, और मैंने कहा था कि उसके जो भी डाउट्स होंगे मैं डिस्कस करूंगी, बट मैंने थर्सडे शाम को आप लोगों की क्लास के बाद देखा कि आपको उसके नोट्स ऑलरेडी मिल चुके थे। तो पहली चीज तो आप लोग मुझे ये बताइए कि नोटिस राइटिंग में किसको क्या क्या डाउट्स हैं। बिफोर आई स्टार्ट विथ कीपिंग क्वाइट, जो कि थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, आप लोग मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए कि नोटिस राइटिंग के अंदर किसी को कोई डाउट है?
नोटिस राइटिंग बच्चे हमने करा था, आप लोगों को नोटिस राइटिंग में कोई डाउट है? नो डाउट, वेरी गुड बेटा अंजलि, कोई डाउट है? किसी को नोटिस राइटिंग का कोई डाउट पूछना है? चलिए भाई ना, अरे वाह तुम तो बड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। मुझे इस बार कंट्री का टॉपर चाहिए भैया हमारे परिश्रम बैच से। मुझे नहीं पता, मेरे को इंग्लिश में 99 वाले बच्चे चाहिए इस साल, और मैं चाहती हूँ कि इसी बैच से निकले वो 99 वाले बच्चे। अरे वाह, थैंक यू बेटा सुजीत, किसी ने तो नोटिस किया। कोई नहीं बेटा, नोटिस देख लेना। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, बेटा पर्सनल प्रोनाउन मतलब आई, मी, ये सब यूज नहीं करना। पूछो बेटा, डाउट जो भी है पूछ लो, क्योंकि इसके 2 मिनट बाद, अभी इट इज 22, मैं 25 पे शुरू कर दूंगी पढ़ाना। मैम शॉर्ट में बता दो नोटिस। मैम हर नोटिस की स्टार्टिंग लाइन सेम ही लगती है, बट डिफरेंट होनी चाहिए ना। हाँ बेटा डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने उस दिन क्लास में, उस लेक्चर में ना 8 अलग अलग लाइंस बताई थी, तो आप ना उनमें से कोई भी लाइन उठा लो, आपको वो काम ही आएगी, वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। डाउट्स बेटा मैंने देख लिए, मुझे आज सच कोई डाउट मिले नहीं। मैम इंपॉर्टेंट नोटिस करा दीजिए बेटा। इंपॉर्टेंट नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड है और आपका इवेंट वाला है। नहीं बेटा पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। चलिए, तो 99 मार्क्स बच्चे बिकॉज इंग्लिश में फुल नहीं देते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम फुल लाएं, लेकिन इंग्लिश में नहीं आते हैं फुल, बट 99 पर आकर आपका स्कोर आ सकता है। तो मुझे इस बार हमारे इस बैच से, बेटा हरिकेश ओम नमः शिवाय, मुझे इस बार हमारे बैच से 99 मार्क्स वाला बच्चा चाहिए भैया। आई डोंट नो एनीवन, आई वांट एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लास कि तुम नंबर लेकर आओ। जितनी शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं उतनी शिद्दत से तुम पढ़ भी रहे हो, तो उतने नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों से चाहिए, तुम लोग मेहनत करो, हम मेहनत करवाएंगे ना, तुम पीछे हटोगे ना हम पीछे हटेंगे। तो भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीप वाटर का पार्ट 2 किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि डगलस ने बहुत प्यार से अपना प्रैक्टिस के साथ, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ उसने क्या किया, उसने अपना डर ओवरकम कर लिया पानी का। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा कीपिंग क्वाइट, जो पोम लिखी गई है बाय पैब्लो नेरूडा। किन्होंने लिखी है? ये पोम लिखी है बच्चे पैब्लो नेरूडा ने। पैब्लो नेरूडा कौन थे? पैब्लो नेरूडा बच्चे इस पोम के पोएट है, जिन्होंने, वेरी गुड बेटा आर्यन, जिन्होंने क्या बोला था, जिन्होंने ये बोला था कि मैं एक काउंटिंग करूंगा। उन्होंने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करी थी। उन्होंने एक इमेजिनरी सिचुएशन में बोला था कि मैं काउंट करूंगा किस तक? मैं काउंट करूंगा 12 तक, ठीक है। मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, और उस 12 की गिनती के अंदर मैं चाहता हूं कि सब लोग चुप हो जाएं और अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। हेलो बेटा निखिल। तो उनको ये था कि 12 तक हम लोग अपनी काउंटिंग करें और अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। ये वर्ड बच्चे इस पर्टिकुलर पोएम के लिए बहुत जरूरी है। ये आपका वो की वर्ड है जिसको अगर आप अपने आंसर में लिखते हो तो टीचर आपको जरूर नंबर देगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो मेरे को आप लोग ये बताओ कि यहां पर ये 12 नंबर की क्या लॉजिक हो सकती है? क्या ये बिलाल सईद का 12 साल गाना है? ये 12 की क्या रेफरेंस है? उन्होंने 12 को ही क्यों चूज किया? बताओ, वाई हैव दे चोजन 12 ओनली? क्या वो 12 साल गाने वाले हैं? क्या वो 12 साल वाला गाना गाने वाले हैं, या मतलब और क्या होने वाला है? व्हाट इज द रीजन कि उन्होंने 12 ही चूज किया? चलिए 12 की रेफरेंस बतानी है आप लोगों को। 12 से चलो 12 साल लिख लेते हैं, 12 ईयर। सस्सी पुन्नू दिवे की देवा में मिसाल, दिन के 12 घंटे। देखो दिन में 24 आवर्स होते हैं, है ना। इस 24 आवर्स को हम लोग कैसे गिनते हैं? 12 आवर के फ्रेम में गिनते हैं। 12-12 घंटे का 2 टाइम फ्रेम होता है, AM PM। वैसे ही 12 महीने होते हैं हमारे साल में, 12 महीने होते हैं। और क्या रेफरेंस होती है? हमारी क्लॉक जो होती है वो 12 आवर्स के हिसाब से डिवाइड होती है। क्लॉक में 24 नहीं होते, क्लॉक भी 12 के हिसाब से डिवाइड होती है टाइम। और बताओ 12 सेकंड की कोई रेफरेंस नहीं है, सेकंड के बच्चे कोई रेफरेंस नहीं है। और बताओ, और बताओ, और बताओ कैसा चल रहा है सब? 12 कलर नहीं बेटा, 12 कलर भी नहीं जाएगा। अब आ जाओ, अगर मिल जाती है नीरज तरह एक टाइम सब मिलके कलेक्ट होते हैं फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अरे वाह प्रगति, बहुत अच्छा लॉजिक दिया है बेटा। हेलो बेटा नैन्सी, हरे कृष्णा।
चलिए अब देखिए एक और रेफरेंस है बच्चे, अगर आप बाइबल के रेफरेंस में जाओगे ना, तो जैसे आप बाइबल के रेफरेंस में जाओगे वहां पर जो 12 नंबर है ना वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि वो नंबर उनके हिसाब से बहुत ही शुभ होता है। जैसे हमारी इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन लोगों के हिसाब से जो 7 नंबर है वो बहुत वो माना जाता है, शुभ माना जाता है। जैसे 7 साल, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ और 7 की क्या रेफरेंस होती है, वी हैव द रेफरेंस ऑफ 7 एज 7 फेरे, 7 जन्म, ठीक है। उसके बाद हमारे अलग अलग मतलब 7 की बहुत सारी रेफरेंस है, 7 कलर्स ऑफ अ रेनबो। जिस तरीके से 7 की हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा अहमियत है, वैसे ही बाहर के कल्चर के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर 12 की बहुत ज्यादा अहमियत है। और 12 क्या दिखाता है, वो 12 मंथ्स दिखाता है। वो 12 महीने होते हैं एक साल में, क्लॉक जो 12 तक चलती है, 24 आवर्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। शायद वो हमारे बिलाल सईद का गाना भी सुनकर आए थे, जिसकी वजह से वो 7 ओशंस, यस 7 ओशंस। अब वो कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने 12 को चूज किया। एक बच्चे ने, प्रगति ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था कि जिस तरीके से 12 बजे क्या होता है, आपके दोनों सुइयों, जो घड़ियों की सुइयां होती हैं, जो दोनों वो होती है आर वाली नीडल एंड द अदर नीडल, वो दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। 12 बजे अगर आपकी ये क्लॉक है तो 12 कैसे बजते हैं, 12 ऐसे बजते हैं ना, ये आपकी घड़ी है और ये 12 बज रहे हैं, 12 कुछ इस तरीके से बजते हैं आपकी घड़ी में, यानी दोनों की दोनों नीडल्स एक साथ आकर खड़ी हो जाती हैं, राइट। तो उसी तरीके से बहुत अच्छा रीजन दिया प्रगति ने कि लोग जो हैं वो भी उन घड़ियों की तरह बिल्कुल सीधे आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो गेट कलेक्टेड। तो ये पोम बहुत बढ़िया पोम है, ये थोड़ी लंबा रहेगा ये लेक्चर, बिकॉज ये पोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्टली बच्चे एक 3 मार्क्स का आरटीसी निकल कर आता है सीधा। ये पोम इतनी पसंद है सीबीएसई वालों को कि वो लोग सीधा इसमें से आरटीसी निकाल कर दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस पोम को सुनेंगे और बड़े मजे से इस पोम को करेंगे। चलिए, तो यहां पर हमारे जो पोएट है ना, वो एक मास अपील करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक मास अपील करते हैं। मास अपील का मतलब हो गया एक बारी में वो दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सबसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ दरख्वास्त करते हैं, कुछ उनसे मांगते हैं। तो वो क्या मांगते हैं वो देखते हैं। बेटा फैज आलम धीरे नहीं पढ़ा रही, मैं धीरे नहीं पढ़ा रही, हम लोग सही स्पीड में कर रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखते हैं, इफ आई गेट एक्स्ट्रा लेक्चर्स तो मैं लेके खत्म करूंगी सिलेबस, चिंता मत करो। तुम लोगों को प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिलेगा। दिसंबर में सिलेबस खत्म है, पेपर बेटा फेब में होंगे, 2 महीने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। आरटीसी, ओहो आरटीसी बेटा रेफरेंस यहां नहीं लिखूंगी बिकॉज यहां मुझे पोएम के बारे में लिखना है। बेटा आरटीसी कहाँ लिख दिया मैंने, आरटीसी नहीं लिखा ना। आरटीसी होता है बेटा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को वो पैराग्राफ दे देते हैं ना लिटरेचर का, पोम की 4 लाइनें दे दी और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस दे दिए, तो ये बिल्कुल वही वाली बात है, ठीक है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक पैसेज दे देंगे पोम में से, कुछ लाइंस उठाकर दे देंगे और उसके बाद आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस दे देंगे। हाँ बेटा आकांक्षा, चलिए। तो यहां पर वो मास अपील करते हैं और मास रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को दुनिया भर के कि देखो नाउ वी विल काउंट टू 12। वो कहते हैं कि अब हम सब लोग मिलके, एवरीबडी ऑन अर्थ, कोई एक नहीं 2 नहीं, लेकिन जितने भी लोग धरती पे है, एवरीबडी ऑन अर्थ विल काउंट टू 12, ठीक है। वो कहते हैं हम सब किस तक गिनेंगे, हम सब 12 तक गिनेंगे, ठीक है। विल ऑल काउंट टिल 12। और 12 की रेफरेंस बच्चे हम पहले देख चुके हैं, हो सकता है वो दिन के 12 घंटे के लिए हो, वो दिन के 12 मिनट के लिए हो, लेकिन उन्होंने 12 क्यों गिना, क्योंकि ये उनके हिसाब से एक सफिशिएंट टाइम है। उनको ऐसा लगता है, अब उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लोग 12 सेकेंड गिनो, 12 मिनट्स गिनो, उन्होंने बोला विल काउंट टिल 12, 1 2 3, मतलब इस तरीके से, यू नो, you will tend to think very slowly, धीरे 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 सोचो।
तो जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, when you know everybody in the world is silent, जब आपको ये पता है कि पूरी की पूरी दुनिया शांत हो गई है, दुनिया वर्ल्ड शांत हो गया है, तो आपके मन में वो कंपटीशन की फीलिंग भी नहीं है कि यार मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है. नो, यू डू नॉट हैव दैट फीलिंग. तब आप रुक जाओगे. ठीक है, वो कहते हैं अब आप रुक जाओगे एंड यू विल ऑल कीप स्टिल. ठीक है, तो वो कहते हैं अब आप सब लोग स्टिल हो जाओगे, यानी यू विल नॉट मूव. अब आप बिल्कुल भी मूव नहीं करोगे, अब आप सब लोग शांत हो जाओगे. तो यहां पर हमारे जो पोए देखो 1 2 3 4 शुरू हो गया यहाँ पे स्मार्टीज. तो यहां पर उन्होंने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया, उन्होंने यहां पे हमसे एक्सपेक्ट किया कि अब आप लोग 12 तक गिनो, 12 तक गिनने के बाद अब आप सब लोग चुप होने की कोशिश करो. एवरीबडी हियर शुड स्टॉप एंड थिंक. रुक जाओ और सोचो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ही सेज फॉर वंस, इस धरती के ऊपर. ठीक है, फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है धरती के ऊपर. तो इसे एक बारी आप दुनिया में अब हम लोगों को कैसे डिवाइड किया हुआ है, धरती पर. ठीक है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, धरती के सुंदर विशाल चेहरे पर रुक जाओ. जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, कुछ काम मत करो, जहां पे हो वहीं रुको और ऐसे सीधे खड़े होकर सिर्फ 12 तक गिनो. और ये चीज याद रखो, जैसे तुम गिन रहे हो वैसे पूरी दुनिया भी गिन रही है. तो तुम्हारे मन में इस चीज की टेंशन भी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी और तुम गिनते रह जाओगे, क्योंकि वो कहते हैं इस चीज को गिनने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसके ऊपर वो अभी धीरे धीरे आएंगे. तो इसे काउंट टू 12. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. तो वो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि एटलीस्ट एक बार, ये कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. ठीक है, उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी किसी भाषा को मत बोलो. अब इंसान क्या करते हैं, हम लोगों ने बॉर्डर्स बना रखे हैं वर्ल्ड के अंदर. राइट, हम लोगों ने क्या करा हुआ है, हम लोगों ने बॉर्डर्स बना रखे हैं. बॉर्डर्स बनाने का मतलब क्या है, हम लोगों ने कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ है. हमारे पास इंडिया है, चाइना है, जर्मनी है, रशिया है, ब्रिटेन है, यूक्रेन है, हमारे पास अलग अलग कंट्रीज हैं. राइट, तो उन्होंने क्या बोला, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज. अब इंसान डिवाइडेड कैसे है, इंसान डिवाइडेड है बच्चे अपनी लैंग्वेज के आधार पर. कोई हिंदी बोलता है, ठीक है, कोई मलयालम बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, कोई जापानीज बोलता है, कोई कोरियन बोलता है, ठीक है, कोई रशियन बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, तो हर कोई फ्रेंच बोलता है. तो हर इंसान डिवाइडेड कैसे है, वो अपनी लैंग्वेज की वजह से डिवाइडेड है, वो अपनी कंट्री की वजह से डिवाइडेड है. कुछ बॉर्डर्स हैं जिनको उन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ता है. तो जनरली होता क्या है, हम लोग कभी कभी इस चीज को करते हैं, हम लोग हमेशा अपनी लैंग्वेज को ना ऊपर मानते हैं. वी बिलीव कि हमारी लैंग्वेज जो है ना दैट इज द बेस्ट, और हमारे हिसाब से सामने वाले की लैंग्वेज जो है दैट इज नॉट एज गुड एज इट इज आर्स. हमारी लैंग्वेज जितना अच्छा, हम अपने सामने वाले की लैंग्वेज को नहीं कंसिडर करते. तो इट सेज फॉर वंस लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. तो उससे क्या होगा, यू ऑल विल बी सिमिलर. तो उससे यू ऑल विल बी सिमिलर. तो उससे क्या होगा, आप सब लोग जब कुछ नहीं बोलोगे तब आप लोग सिर्फ एक नॉर्मल इंसान होगे, इररिस्पेक्टिव आप कौन सी कंट्री के हो. आप इंडिया के हो, जापान के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब लोग चुप हो. तो यू ऑल आर डिवाइडेड बाय लैंग्वेजेस एंड यूनाइटेड बाय साइलेंस. ये लाइन लिख लेना, डिवाइडेड बाय languages but united by साइलेंस. तो ठीक है, वो कहते हैं आप भले ही लैंग्वेज से डिवाइड हो जाओगे लेकिन आप सब लोग बराबर कब हो, जब आप लोग चुप हो, जब आप साइलेंट हो. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. इसे थम जाओ, रुको जरा, सब्र करो. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. अब वो कहते हैं और अपने हाथों को ज्यादा हिलाओ मत. यहां पर बच्चे आर्म्स के 2 लॉजिक है, सॉरी, यहां पर हमारे पास आर्म्स के 2 लॉजिक है या 2 मीनिंग है. अब वो 2 मीनिंग बच्चे कौन से हैं, एक तो आर्म्स का मतलब होता है बच्चे लिम्स, यानी अपने, वो कहते हैं अगर आप अपना मुंह बंद कर लोगे फिर आप इशारों में बातें करने लगोगे, फिर आप जेस्चर्स में बातें करने लगोगे, ठीक है, इशारों में बातें करने लगोगे. तो वो कहते हैं फॉर वंस लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. इसे थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को हिलाना बंद कर दो. डू नॉट डू एनीथिंग, कोई जेस्चर नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, जस्ट स्टे स्टिल. और दूसरे बच्चे, यहां पर आर्म्स का मतलब है वेपन्स.
और वो कहते हैं नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, क्योंकि कंट्री के अंदर या सॉरी वर्ल्ड के अंदर एक कांस्टेंट टसल चली रहती है, एक लड़ाई लगी रहती है वेपन्स को लेकर, पावर को लेकर, ठीक है। तो वो कहते हैं ये जो पावर प्ले है ना वर्ल्ड का, इसको थोड़ी देर रोक दो, पावर प्ले शुड बी स्टॉप्ड। वो कहते हैं जो लोग अपने वेपन्स को यूज करके अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते हैं, इनको भी रुक जाना चाहिए। तो यहां पर बच्चे आर्म्स के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो लिम्स, कि इंसान अगर मुंह से नहीं बोल रहा तो उसे अपने जेस्चर्स से भी नहीं बोलना चाहिए, उसे बिल्कुल स्टिल हो जाना चाहिए। एल्स वो कहते हैं कि नॉट मूव योर वेपन्स सो मच, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेपन्स का यूज करते हैं वर्ल्ड में अपनी पोजिशन को बनाने के लिए। तो इसी से जो पावर प्ले है उसे स्टॉप कर देना चाहिए, यानी वेपन्स को यूज करके सामने वाली कंट्री को जो हराना है उसको रोक देना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या कर रहे हैं, हम मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं और वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पोएट इसमें क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं द पोएट अर्जेस द रीडर टू काउंट टू 12 एंड मेंटेन एब्सोल्यूट स्टिलनेस, बिल्कुल शांत हो जाओ, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। ही कॉल्स टू ऑब्जर्व अ ब्रीफ पीरियड ऑफ साइलेंस, वो कहते हैं आप थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आप बिल्कुल चुप हो जाओ। द यूज ऑफ नंबर 12 कैन बी एसोसिएटेड विद द आवर्स ऑफ डे लाइट, हो सकता है वो दिन के समय की बात करी हो जिसमें नॉइज जनरेट होती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दिन के 12 घंटे जिसमें हम लोग काम करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा शोर होता है। It can also mean the number of months in a year. Both things indicate the manner in which our time is drowned in the noise that we create continuously. हो सकता है कि ये 12 की रेफरेंस ये दिखाने के लिए कि पूरे दिन और पूरे साल इंसान अपनी ही इन एक्टिविटीज में खोया रहता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू 12 का चक्कर। This appeals to observe at least one such moment on earth when no kind of words are used. तो वो कहते हैं कि अगर आप पूरे दिन बोलते हो तो कम से कम अब तो चुप कर जाओ। He suggests using no other language besides the language of silence. इसे आप सब बराबर हो, कैसे? Because आप सब silent हो। For that would provide an opportunity to introspect, यानी to think. वो कहते हैं ये आपको एक मौका देगा चीजों को सोचने का, आपको चीजों को एनालाइज करने का, आपको समझने का कि आप कहाँ जा रहे हो अपनी जिंदगी को लेकर। देखो हमारी काउंटिंग या 56 तक पहुंच गई है। बेटा देख लो, लेक्चर खत्म होते होते 1000 पहुंचा देना बेटा। सैम, अंशु, अच्छा ये सैम और अंशु और ये आलोक, अरे वाह 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 वाह, हमारी क्लास में लगे पड़े हैं बच्चे। 62, 63 बेटा, ये 1000 तक जानी चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, क्लास के एंड आते आते तक ये 1000 तक हो जाना चाहिए। ठीक है। अब वो कहते हैं ही एक्सॉर्ट्स द रीडर टू स्टॉप फॉर अ ब्रीफ टाइम, तो वो कहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए रुको, एक सेकंड के लिए ही सही, एंड नॉट टू फ्ले आर्म्स व्हाइल एक्सप्रेसिंग व्यूज, और अपने हाथों को हिलाओ मत बोलते हुए। अरे अभी धीरे धीरे चलो भाई, क्या नाम चल रहा है इसका, संस्कृति, अभी 70 तक पहुंची है, वहीं से चलने दो। This appeal highlights the practice of humans to speak constantly and reinforces their speech by actions. तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान is so stubborn, इंसान इतना अड़ियल है कि अगर तुम उसे मुंह से बोलने को बंद करो, रोकोगे, तो वो अपने हाथों को यूज करना शुरू कर देगा बोलने के लिए। ठीक है, तो he says कि इंसान इतना stubborn है कि अगर आप उसे अपने मुंह से बोलने को बंद करोगे तो वो अपने हाथों का यूज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वो कहते हैं ये ना बड़ी एक्सोटिक सी मोमेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे एक्सोटिक का मतलब है वेरी रेयर। ठीक है, वो कहते हैं ये एक बड़ी रेयर और बड़ी ही प्रीशियस सी मोमेंट होगी जब आप लोग देखोगे कि वाओ, दुनिया में सारे लोग चुप है, इरिस्पेक्टिव आप इंडिया में हो, इरिस्पेक्टिव आप अमेरिका में हो, इरिस्पेक्टिव आप नॉर्थ कोरिया में हो, इरिस्पेक्टिव आप कहीं पर भी हो, आप अलास्का में हो, साउथ पोल में हो, सब जगह शांति। अरे धीरे धीरे करो भैया, अबे क्लास खत्म करने तक 1000 पहुंचाना है, तुम लोग तो 86 पर पहुंच गए, धीरे चलो। ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो वो कहते हैं वो एक बड़ी ही रेयर मोमेंट होगी जब दुनिया में सब लोग एक ही बारी में चुप होंगे, जब वर्ल्ड में कलेक्टिव साइलेंस होगा। ठीक है, बिल्कुल कोविड वाला टाइम याद कर लो, बिकॉज कोविड के टाइम पे जैसे दुनिया के सड़कों पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, तो वो बिल्कुल वैसी ही एक्सपीरियंस को मांगना चाह रहे हैं। वो कहते हैं बड़ा ही एक्सोटिक, रेयर, काफी स्ट्रेंज सा मोमेंट होगा वो, कि दुनिया में सब चुप है, कोई मूवमेंट ही नहीं है,
विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ही सेज लोगों में रश नहीं है, यानी लोगों में जो भागदौड़ है वो नहीं है। लोग ये चीज को रोक रहे हैं, बिकॉज हम लोग करते क्या है, जिंदगी भागदौड़ है। मेट्रो में इतना रश, हर जगह जाओ इतना रश, लोग भाग रहे हैं, ठीक है, एवरीबडी इज रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सेज कि ये सब चीजें जो है ना, ये दुनिया में बहुत कम हो जाएंगी, भागदौड़ रुक जाएगी, एवरीबडी विल स्टॉप। कोई जो लेट भी हो रहा है ना काम के लिए, वो भी रुक जाएगा और वो भी 12 तक गिनेगा, और फिर वो रियलाइज करेगा कि यार मैं लेट क्यों हुआ आज काम पे जाने के लिए, ऐसा क्या किया मैंने जिंदगी में कि आज मैं सुबह काम पे जाने के लिए लेट हो गया, राइट। जो इंसान किसी और के लिए गलत रास्ते, जो गलत वो प्लान्स बना रहा है, किसी का मर्डर का प्लान बना रहा है, किसी को मारने का प्लान बना रहा है, किसी को नौकरी से निकलवाने का प्लान बना रहा है, कुछ भी कोई इंसान कर रहा है, वो रुकेगा और वो सोचेगा कि यार क्या यही मेरा काम है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं, विदाउट इंजन्स। ये दिखाता है बच्चे हमारी मॉडर्नाइजेशन, कि हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को यूज करके हम अपनी लाइफ को इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि हम लोग ना स्लगिश जिंदगी जीना भूल गए हैं, ठीक है, हम ना पल का मजा लेना भूल गए हैं। हमारे लिए ना हर चीज तेज ही तेज हुए जा रही है, मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट दिखाता है बच्चे ये हमारी लाइफ के अंदर, कि हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई है हमारी लाइफ, इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं हम, हमारे पास बुलेट ट्रेन आ गई है कि हम लोग रास्तों का मजा लेना ही भूल गए हैं। आप एक ट्रेन का सफर करो, रास्ते में पहाड़ आएंगे, नदियां आएंगी, इतना कुछ आएगा, आप चीजों को एंजॉय करते हुए जाओगे। ये आप बुलेट ट्रेन में जा रहे हो, अभी तुम यहाँ थे, कल तुम वहां होगे, किसी को दिखोगे भी नहीं कि तुम कहां गए। ट्रैवल तो कम हो गया, आप लोगों की सहूलियत तो हो गई, लेकिन लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई कि हम लोगों ने लाइफ को एंजॉय करना ही छोड़ दिया। वेरी गुड, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये मतलब मैंने अपने साथ भी नोटिस किया और मैं बाकी बच्चों से भी पूछना चाहती हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, ऐसा किस किस बच्चे ने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने तो किया है। जब से बच्चे रील्स का ट्रेंड आया है ना, रील्स का, इंस्टाग्राम रील्स सबने देखी होंगी, ये रील्स वर्ड सबने सुना होगा, सबने बनाई भी होंगी, है वो बादल बरसा बीजूली पे सबने डांस भी किया होगा। तो ये रील्स बच्चे जब से आई है ना, तब से अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो, हम लोगों में से ना कोई पोस्ट नहीं देखता है, मतलब आई हैव सीन दिस, हम लोगों में से ना कोई पोस्ट नहीं देखता है, हम लोग सिर्फ रील्स लगाकर स्क्रॉल करते रहते हैं, एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, पांचवी रील, जहां पर कोई पोस्ट आ गया, मतलब हम लोग पोस्ट नहीं देखते। हम लोग मीम्स में भी ना, हमें मीम्स में भी वीडियोस चाहिए, हमें मीम्स में भी एक वीडियो में 4-4, 5-5 चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मूविंग कंटेंट देखने की इतनी आदत हो गई है कि हम लोग स्टेबल चीजें ना कर ही नहीं पा रहे हैं, और ये रियलिटी है आपकी लाइफ की, ठीक है। ये पोम को मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगी, लेकिन इसमें मैं आपको ज्ञान अच्छा देकर जाने वाली हूँ कि एक्चुअली हमारी जिंदगी में होता क्या है, हमें ना फास्ट फॉरवर्ड चीजों की आदत हो गई है, तो हमें ना स्लो चीजें अच्छी लगती ही नहीं है। लेकिन वो चीजें कब तक चलाओगे भाई? क्या जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड में चलेगी कि यार जल्दी करो, 1.5x की स्पीड पे जिंदगी चला लेता हूं, ये 1.0 पे तो धीरे चल रही है, ऐसा नहीं होता। ये मेरे साथ भी हुआ है, बट इवेंचुअली मैं तो इतनी बड़ी पागल हूं, मैं अपने बारे में बताऊं, इनफैक्ट मैं जो नॉवेल्स पढ़ती हूँ, आई लव रीडिंग नॉवेल्स, पता है मेरे को नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं पता नॉवेल्स कैसी पढ़ती हूँ, जो स्क्रीन पे ना चल रही होती है। आई कैन नॉट रीड दोज नॉवेल्स जिसमें मुझे स्क्रॉल करना पड़े, जिसमें कॉन्टेंट रुका हुआ हो। आई एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ। तो मैं खुद कहती हूँ कि इंसान इतना तेज हो गया है ना कि उसको अपनी जिंदगी 1.5 या 1.5x पे ही चाहिए, 1 पे नहीं चाहिए उसको जिंदगी। तो वो कहते हैं कि इस चीज का बहुत नुकसान है, आप बहुत रश में भाग रहे हो, आपकी लाइफ में इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी है कि आपको धीरे वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, और ये चीज हमारे साथ होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा मोमेंट आएगा जब आप सब लोग चुप कर जाओगे, तो वी वुड ऑल बी टुगेदर। तो इसे उस केस के अंदर विल नॉट बी डिवाइडेड बाय सोशल मीडिया, विल नॉट बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेजेस, विल नॉट बी डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स और कंट्रीज और एनीथिंग, वी ऑल विल बी टुगेदर। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग वर्ल्ड यूनाइटेडनेस की बात करते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कंट्रीज के सिटीजन्स ना होकर दे विल बी ह्यूमन बींग्स इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और वो कहते हैं कि वो कैसा मोमेंट होगा, वो एक सडन और स्ट्रेंज मोमेंट होगा कि एकदम से जिंदगी लोग जी रहे थे और एकदम से लोग रुक गए। The poet then attempts to present the reader the worth of moment of silence. वो कहते हैं he believes it to be an exotic moment devoid and distracting hurry or noise. वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी not capable of, ठीक है, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी हमारे मन से वो जल्दीबाजी नहीं ला सकता, हम लोग धीरे धीरे चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। It would have a strange power to bring all humanity under one roof. सब चुप हो जाएंगे।
दैट मोमेंट ऑफ डेलिब्रेट साइलेंस, डेलिब्रेट का मतलब है क्रिएटेड नोइंगली, जब आप कोई चीज को जानकर करते हो ना, तो इसे जानते हुए कि पूरी दुनिया चुप है, आप सब लोग चुप हो जाओगे, इट विल बी फ्री ऑफ वायलेंस, ठीक है। उसमें कोई रश नहीं है, कोई इंजन्स नहीं है, कोई एनिमल्स को मार नहीं रहा है, कोई मैकेनाइजेशन नहीं हो रही है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रही है, एंड इट शैल परमिट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। बिकॉज इसका क्या नुकसान है इंडस्ट्रियलाइजेशन का? पोल्यूशन, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल क्रुएल्टी, लोगों का मारना। तो क्या चल रहा है? पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और एनिमल्स को मारा जाता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी ही नहीं, रुक जाएगा सब कुछ, है बेटा? हाँ बेटा, मैं गई होंगी उस साइड, बिकॉज ओके चलो ठीक है भव्या, ओके अग्रीड, हो सकता है, देखा हो, ठीक है। तो पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और एनिमल क्रुएल्टी जैसी चीजें वहां पर कह रहे हैं हमारे वर्ल्ड में हो सकती है, ठीक है। तो इससे ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है बिकॉज हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, बस अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अब वो यहां पर बात करते हैं किसकी? फिशरमैन की, ठीक है। वो कहते हैं जो फिशरमैन है हमारे कोल्ड सी में, यहां पर बच्चे ये कोल्ड जो है ना, इनके कोल्ड हार्टेडनेस को भी दिखाता है कि हमारे जो फिशरमैन है, जो अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स। वो कहते हैं हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहली चीज जो करेंगे, हम एनिमल्स को हर्ट करना बंद करेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वील डू इज नॉट टू हार्म व्हेल्स। यहां पर बेटा व्हेल्स सिंबल है सारे एनिमल्स का, और फिशरमैन उन लोगों का सिंबल है जो क्रुएल्टी करते हैं, ठीक है। हाँ है ना बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स। और जो लोग हैं जो अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए एनिमल क्रुएल्टी करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, ही सेज वो लोग यहां पर नहीं होंगे, वो लोग रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वर्ल्ड के अंदर शांति होगी, किसी को भी मारा नहीं जाएगा, कोई एनिमल की डेथ नहीं होगी, ठीक है। हर एनिमल विल गेट अ बिगर मोमेंट टू लिव इन हिज लाइफ, ठीक है। जो थोड़ा समय और मिल जाएगा अपनी जिंदगी बिताने के लिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो कहते हैं वो इंसान जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। अब होता क्या है बच्चे, आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा सॉल्ट लगेगा ना, तो आपके जो हैंड्स होंगे ना वो रफ हो जाएंगे। हैंड्स बेटा पहले तो बहुत ज्यादा रफ हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, और रफ होने के बाद ना बच्चे हाथ में ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, ठीक है। ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, ठीक है। धीरे धीरे हाथ ना, हाथ की जो स्किन है वो खराब होने लग जाएगी, और हाथ की स्किन जैसे ही खराब होगी हाथ में ब्लिस्टर्स होने लग जाएंगे, यानी हाथ में छाले होने लग जाएंगे। तो इट सेज द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, यानी जो उसने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यानी खुद को पहुंचाई हुई जो इंजरी है उस पर भी वो नजर डालेगा। अभी तक वो पैसा कमाने के लिए बस काम किए जा रहा है, ठीक है। यहां से सामान लिया, यहां पटक दिया, यहां से सामान लिया, यहां पटक दिया, यहां से सामान लिया, यहां पटक दिया। उसमें ये चीज पर ध्यान नहीं दिया कि उसके खुद के हाथों का क्या हाल हुआ ना। ही डिड नॉट नोटिस व्हाट हैज हैपेंड विद हिज ओन हैंड्स। तो यहां पर वो कहते हैं उसको अपनी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी को भी देखने का समय मिलेगा, और उसको ये चीज रियलाइज होगी कि पैसा कमाने के चक्कर में क्या मैं इतना पागल हो गया कि मैंने अपने हाथों की तरफ नहीं देखा, मैंने अपने आप को नहीं हैंडल किया, मैंने अपने आप को नहीं देखा कि मैं अपना पैसा कमाने के लिए इतना पागल हो गया कि मेरे हाथ फटने लग गए, कि मतलब मैं पैसा कमाने के लिए इतना पागल हूं कि मैं खुद को इंजर कर रहा हूं। तो इससे लोग ना फिर समझेंगे, बिकॉज उनके पास तब टाइम होगा। अभी आगे बढ़ने की इतनी ज्यादा लोगों के अंदर एक कंपटीशन है, एक रैट रेस है लोगों के अंदर, एक वर्ड लिख सकते हो रैट रेस, कि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा रैट रेस है, भगदड़ है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है, कि वो लोग आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, इवन इफ दैट मीन्स कि अपने आप को नहीं देखना, ठीक है। With more time to think about their actions and awareness about their power, men will exhibit their free will and stop harming their surroundings. So, इससे जब उन्हें टाइम मिलेगा सोचने के लिए, तो वो अपनी फ्री विल को प्रैक्टिस करेंगे, यानी वो लोग अपने खुद के दिमाग को, अभी वो किसी के अंदर नो बर्डन, ठीक है, यहाँ पर नो बर्डन, इस समय पर इनके ऊपर ना पैसे कमाने का, किसी भी चीज का कोई बर्डन नहीं होगा, तो उनकी जो इंसानियत वाली साइड है ना वो जिंदा होती जाएगी, ठीक है।
एंड विल स्टॉप हार्मिंग देयर सराउंडिंग्स, और वो लोग अपनी सराउंडिंग्स को हार्म करना बंद कर देंगे. द पोएट गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ अ फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, कि जो फिशरमैन है वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे. एंड द मैन कलेक्टिंग सॉल्ट्स स्टॉप टू एग्जामिन हिज ओन वुंड्स एंड दे विल रियलाइज कि उन्होंने अपने हाथ कितने ज्यादा खराब कर लिए हैं, उन्होंने कितनी ज्यादा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज अपने आप को दी हैं. ठीक है, अब यहां तक आ जाओ. मैं आप लोगों को पहले दे रही हूं एक पोल. है ये बताओ, व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर अ सेकेंड? But ma'am, hunting animals, but hunting animals is good. But have you seen animal genocide? For example, if I talk about the chickens, if I talk about those small, chicklings, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, जो चाहिए नहीं होते ना, जो आर ऑफ नो यूज, मेल चिकन्स जो होते हैं, मेल चिक्स जो होते हैं, उनकी जो बीक होती है उसको वो लोग एक मशीन में डालते हैं. ट्रिगर वार्निंग, इफ एनीबडी कैन नॉट लिसन टू वायलेंस, तो प्लीज आप 2 मिनट के लिए म्यूट कर सकते हैं. आई बिफोर आई स्पीक अप. तो उनके साथ वो लोग क्या करते हैं एनिमल क्रुएल्टी में, उनकी जो चोंच होती है ना, उसको वो लोग एक मशीन में लगाते हैं, एंड देन दे आर रोटेटेड एंड देन दे आर थ्रोन इनटू अ फर्नेस, जहां पर उनको मार दिया जाता है. सेकेंड, वो लोग सारे जितने भी चूजे होते हैं जो अनवांटेड है उन सबको लेते हैं, उनको एक जगह पर एक ड्रम में फेंकते हैं और वहीं पे उनको मस्लॉटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है. मणिपुर में, आई डोंट नो विच स्टेट, आई थिंक मणिपुर या नागालैंड है, देयर इज अ प्लेस जहां पर लोग खाते ही सिर्फ डॉग मीट है. वहां पे कुत्ते मिलेंगे नहीं तुम लोगों को गलियों में, बिकॉज दे पिक अप द डॉग्स, दे मर्डर हिम एंड देन दे कंज्यूम द डॉग. तो एनिमल्स की तरफ बहुत क्रुएल्टी है. मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है? दी काउज आर गिवन सर्टेन इंजेक्शंस, दे आर गिवन सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन कि वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते रहे. बिकॉज एक किसी भी, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट्स हो, यू गाइज नो कि एक लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है. एक लिमिटेड टाइम तक द काउज कैन प्रोड्यूस द मिल्क, नॉट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन उनसे कॉन्टिन्यूसली टू गेट दोज थिंग्स उनको दवाइयां दी जाती हैं, उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से दे डू दिस. एग्स के साथ भी सेम चीज है. प्रोडक्शन ऑफ एग्स इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, उसके लिए भी आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए जाते हैं. तो एनिमल क्रुएल्टी है. जस्ट बिकॉज की नीड है तो एनिमल क्रुएल्टी भी है. मैम, वी फॉरगॉट द वर्ड ऑफ पेशेंस इन आवर लाइफ, वी फॉरगॉट हाउ टू एंजॉय विदाउट मोबाइल. एक्चुअली बेटा अर्जेस का मतलब फोकस करना. बेटा इंटरेस्ट नहीं, अभी भी टाइम है बेटा. आदर्श, टाइम, पेरेंट्स से बात करो, गेट समबडी टू टॉक टू देम वंस. अभी तुम्हारे प्री बोर्ड शुरू हो गए, सो सून. चलिए इसका आंसर दीजिए, फिर आगे चलते हैं. बेटा प्राची काउंट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज पोएम में इट वाज टू काउंट टिल 12, लेकिन हमारी क्लास में तेजस्वी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने सोचा है कि हम लोग 1000 तक काउंट करेंगे. तो अभी हमारी काउंटिंग 399 तक पहुंच गई है. हाँ बेटा पता लग गया है काउंटिंग क्यों हो रही है. %73. पायल, विवेक, शिखर, शौर्य एंड राज बहादुर सिंह. बढ़िया जी बढ़िया. ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब था. चलिए एक और पोल करते हैं, फिर पोएम पे चलते हैं. व्हाट कैन बी अ क्योर वायलेंट एक्शंस, नहीं, मोमेंट्स भी. ये बताओ, how can the moments of no activity help people? They will be healthy, to relax and be more thoughtful. They will be happy and they will work easily. मैं डाउट्स देख लेती हूँ. मैम, डिफरेंस बिटवीन अर्जेस. बेटा रिक्वेस्ट मतलब आप सामने वाले को कोई चीज करने के लिए दरख्वास्त कर रहे हो, ठीक है. और यहाँ पर अगर आप कहते हो अर्जेस, अर्ज करने का मतलब आप उन्हें फोर्स कर रहे हो उस चीज को करने के लिए. इंट्रोस्पेक्टरी का मीनिंग, बेटा इंट्रोस्पेक्टरी का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो खुद को चेक करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए. इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब चेक, खुद को चेक करने के लिए कोई भी चीज करी जाए, दैट इज इंट्रोस्पेक्टरी. एंड वी फॉरगॉट द वर्ड ऑफ पेशेंस. हाँ बेटा ये तो अपने बात हो गई थी ना. बेटा रश, रश का मतलब क्राउड नहीं, यहाँ पर जल्दीबाजी से था.
बेटा मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है बहुत ज्यादा विनाश, महाविनाश। दीक्षा पूछ रही थी कि मैम आपको कुछ हुआ है? हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा फोन कहाँ रखा है मैंने? चार्जिंग पे लगाएं। चलिए, अरे हुआ नहीं क्या? ये तो आंसर सबको पता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है टू रिलैक्स एंड टू बी मोर थॉटफुल, ताकि इंसान चीजों के बारे में सोचे। 88% बच्चे, वेरी गुड। पायल, विवेक, उत्कर्ष, सुहानी एंड आर्या। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भैया। ओहो भाई आराम से, इतना ऊपर नहीं जाना था। चलिए बढ़िया वाला पैराग्राफ बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें से तो तुम ये मान लो कि सीबीएसई का सबसे फेवरेट पार्ट है ये। इसमें से वो इतने सवाल देते हैं कि तुम करते करते थक जाओगे, लेकिन उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। ठीक है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। बच्चे यहाँ पर ना ये वॉर्स के अलग अलग मीनिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वॉर्स के अलग अलग मीनिंग है, तो इनको तुम लोग लिखते जाना। सबसे पहला है बच्चे ग्रीन वॉर्स। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन वॉर्स, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हो सकता है बेटा वॉर फॉर लैंड। ठीक है, ग्रीन क्या सिंबलाइज करता है? ग्रीन सिंबलाइज करता है लैंड को। तो एक तो लड़ाई बच्चे हो सकती है। थैंक यू बेटा दीक्षा, मैं ले ही लूंगी, वैसे तो लेकर ही आई थी मैं। चलिए, वॉर फॉर लैंड, सबसे पहली होती है लैंड के लिए लड़ाई बिटवीन कंट्रीज, जहां पर लोग अपने लैंड के लिए अलग अलग कंट्रीज से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं कि हमें ये लैंड चाहिए। तो यहां पर हमारी क्रूएल्टी, वेपन्स का यूज, मास डिस्ट्रक्शन, इनह्यूमैनिटी सब दिखता है। ठीक है, कैजुअलिटीज, लोग मर रहे हैं, सोल्जर्स मर रहे हैं, सब देखने को मिलता है। और दूसरा होता है बच्चे ग्रीन वॉर, मतलब वॉर विद नेचर। और दूसरा होता है वॉर विद नेचर। और दूसरा लोग क्या करते हैं? दूसरे लोग यानी कलेक्टिवली ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ टेंड टू फाइट विद द नेचर। कैसे? यहां पर बच्चे ओवर यूज करके, हमारे ओवर यूज ऑफ रिसोर्स करके। ठीक है, जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उन्हें ओवर यूज करना, डिप्लीट करना उन रिसोर्सेज को, डिप्लीट रिसोर्सेज। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करना। तो इससे इंसान क्या करता है? इंसान ग्रीन वॉर क्रिएट करता है। ग्रीन वॉर बेटा दो तरीके से हो सकती है। पहला वॉर फॉर लैंड बिटवीन द कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज जो देशों की एरिया के लिए लड़ती हैं। और दूसरा हो सकता है वॉर विद नेचर, जिसके अंदर आपके यूज रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहा है इंसान, या फिर अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहा है, जिस तरीके से वो दुनिया को चलने नहीं दे रहा और अपने हिसाब से उसको चला रहा है। द वॉर्स विद गैस, यहां पर बच्चे आता है इंसान की करी हुई लड़ाई, जहां पर वो केमिकल वेपन्स का यूज करता है। ठीक है, जहां पर वो केमिकल वेपन्स का यूज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिरोशिमा नागासाकी में किया गया था। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो ब्लास्ट हुए थे एटॉमिक बॉम्ब के, उसके अंदर भर भर के यूरेनियम था, और उसका जब वो फटा तो उसमें आप लोगों को पता है एक न्यूक्लियर फिजन करके एक प्रोसेस होता है। वो न्यूक्लियर फिजन चलता रहा बिकॉज वो एटमॉस्फेयर में वो इनफिनाइटली चलता रहा। जिसने ओपेनहाइमर देखा होगा उसे पता होगा, मैंने भी वहीं से सुना था। तो वहां पर उन्होंने क्या बताया था कि जो लोग वॉर विद गैस करते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। जो बच्चे पैदा हुए, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी की स्किन बर्न थी, किसी को स्किन कैंसर हो गया। ठीक है, तो यानी वॉर विद गैस। तो इसे हमारी गलती क्या है? हम लोग गैस की प्रॉब्लम नहीं बेटा आर्यन, ये वाली परेशानी नहीं है। एंड वॉर्स विद फायर। ठीक है, जब हम लोग वही बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, किसी भी कंट्री के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करना, जिससे हम आग लगाते हैं या किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इट सेज दीज आर ऑल द थिंग्स जो हम इंसान करते हैं, दैट लीव्स विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। तो इससे यहां पर होता क्या है? आप जीत तो जाते हो, आपको विक्ट्री तो मिल जाती है, लेकिन एट द एंड क्या आपके पास लोग बचते हैं उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए? आप जीत तो गए, लेकिन आपके पास लोग ही नहीं है उस जीत को एंजॉय करने के लिए, तो ऐसी जीत का आप क्या करोगे? ठीक है, इट विल लीव विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो बच्चे ये एक आयरनी का एग्जाम्पल है, इसको जरूर याद लिख लेना, पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज आयरॉनिकल इन द लाइन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स।
विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स में आयरॉनिकल क्या है? तो बच्चे इसके अंदर आयरॉनिकल का मतलब ये है कि आप जीत तो गए, यू हैव वन द वॉर, देयर इज नो इशू इन विनिंग द वॉर, बट द रियल प्रॉब्लम इज दैट यू विल हैव नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट योर विक्ट्री, यू विल बी लेफ्ट अलोन, यू वन एट व्हाट कॉस्ट, यू वन एट लूजिंग योरसेल्फ। आप सब लोगों ने जीत तो लिया लेकिन आप लोग इंसानियत से हार गए। तो ठीक है, वो यहां पर यही चीज दिखाना चाहते हैं कि ऐसी जीत का भी कोई फायदा नहीं होगा जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे उसको एंजॉय करने के लिए। He says, now people would put on clean clothes. ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो लोग हैं, those who prepare green wars, बहुत 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 जरूरी बेटा, वो कहते हैं those who prepare green wars, यानी हो सकता है कि वो उन पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं या वो इन्फ्लुएंशियल पीपल की बात कर रहे हैं जो अपने बेनिफिट्स के लिए, इन्फ्लुएंशियल पीपल जो अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, दुनिया में लड़ाई करा देते हैं, अपने बेनिफिट्स निकालने के लिए दुनिया में लड़ाई करा दिया, अपना फायदा निकाल लिया। तो इसे ये लोग एट द एंड क्या करते हैं, दे पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, अ फ्रेश स्टार्ट। तो वो सब कुछ खत्म होने के बाद दे बिहेव एज इफ उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो मासूम थे एकदम, ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। दे पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, वो ऐसे अपने नए नए कपड़े पहन लेते हैं, साफ साफ कपड़े पहन लेते हैं कि दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, और उसके बाद दे हैव पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश। तो यहां पर बच्चे वो लोग चीटर्स हैं। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली वो लोग चीटर्स हैं, उन्होंने दिखाया ये कि दे आर वेरी गुड, बट इन द रियलिटी दे आर द वन जिनकी वजह से ये सब हुआ, दे आर द प्रेपरेटर्स ऑफ वॉर। ये वो वॉर स्टार्ट करने वाले लोग हैं जो बहुत ही हिपोक्रिटिकल लोग हैं, ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हिपोक्रिटिकल, ठीक है, ये लोग वो हिपोक्रिटिकल लोग हैं जो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। मुंह पे ऐसे दिखाएंगे कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन पीठ पीछे दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, दे विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट न्यू। बेटा 456 पे चल रही है, 550 कहां पहुंच गए इंडियन रुपीज, देख रही हूं मैं भी काउंटिंग साइड बाय साइड, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और इसे उसके बाद वो ऐसे ही नौटंकी करेंगे कि जैसे वो अपने ब्रदर्स के साथ, यानी वो अपने ब्रदरहुड को दिखाते हुए एज इफ दे आर इनोसेंट, ठीक है, एज इफ दे आर इनोसेंट, और फिर वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उनकी वजह से तो दुनिया में कोई डिस्ट्रक्शन हुई ही नहीं। तो इसे जब ये चीज को एनालाइज करो उस समय पर कि जो लोग आपके सामने दिखते तो है कि वो बहुत शरीफ है, क्या वो एक्चुअली में शरीफ है, क्या वो एक्चुअली वो शराफत एग्जिस्ट करती है उनमें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। इन शेड डूइंग नथिंग, यहां पर बच्चे इन शेड का मतलब है अननोन, पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो दिखाएंगे ऐसे कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में शेड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो यहां पर इन लोगों के लिए बेटा आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, दे आर वुल्व्स, ये भेड़िया है भेड़ की शक्ल में, दे आर वुल्व्स इन द डिस्गाइज ऑफ, इन डिस्गाइज ऑफ व्हाट, इन डिस्गाइज ऑफ शीप। असल में ये लोग क्या है, ये लोग वुल्फ हैं जो भेड़ जैसे बन के घूम रहे हैं, मतलब भेड़ की शक्ल में भेड़िया घूम रहा है वाली बात है ये, ठीक है। दिखाएंगे ऐसे कि दे आर डन नथिंग रॉन्ग, लेकिन दे आर द रियल पीपल जो सब कुछ करते हैं, जिनकी दुनिया इतनी खराब हाल पे, इतनी बुरी कंडीशन में है। देन दे विल शो कि ओह माय गॉड, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो वर्ल्ड पीस बनाने आए हैं, एंड देन दे विल मूव, ठीक है। दे आर वुल्व्स इन द डिस्गाइज ऑफ अ शीप। यूज दिस लाइन इन योर आंसर, यू गेट +1 डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़े। तो वो कहते हैं द पोएट रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड इन एयर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट आउटकम ऑफ सच वॉर रिजल्ट्स इन लॉसेस फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप जीत गए हार गए तब भी। दीज वॉर्स ब्रिंग काइंड ऑफ विक्ट्री विच कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड सिंस इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सर्वाइवर। सेलिब्रेट किसके साथ करोगे? A time zone of silence would make her aware of the bitter reality when such a conscious effort for introspection will be made. तो इसे जब आप रुकोगे, जब आप सोच रहे होगे, अपनी डेप्थ में जाओगे सोचने की, तब आपको ये चीजें रियलाइज होंगी। Men would shed their bloody war garments and adorn unsoiled clothes, that is, adopt a fresh approach to life. यहां पर लेकिन those who prepare green wars, उन स्पेसिफिकली लोगों की बात हो रही है जो वॉर क्रिएट करते हैं, वो बाद में ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं।
This approach would encourage everyone to move like Brethren under the soft and embelling shade of the in place of violence and rage of conflict. और इसका दूसरा मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सब लोगों की बात की जाए और अगर सब लोग सब कुछ छोड़ दें, ठीक है, they put on clean clothes, they have a new approach, तो वो लोग इस शेड को एम्ब्रेस करते हुए वायलेंस को और गुस्से को, रेज को, एंगर को पीछे छोड़कर आगे भी निकल सकते हैं. Then no one will have to struggle in the race of upmanship कि भैया मैं ही ऊपर जाऊंगा, because nothing would be required to be done when peace would have been acquired. इसलिए जब दुनिया में शांति हो जाएगी, अमन शांति हो जाएगी, तो ये लड़ाई झगड़े जो हैं ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. लेकिन ये इतना आसान नहीं है. वो कहते हैं what I want should not be confused. ठीक है, वो कहते हैं जो मैं चाहता हूं उसे कंफ्यूज नहीं करना है टोटल इनएक्टिविटी के साथ. He says मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लेथार्जिक हो जाओ, आप लेजी हो जाओ, ठीक है, आप स्लीपी हो जाओ. He says मैं आपको सुला नहीं रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप कुछ मत बोलो, आप मुंह से बिल्कुल चुप हो. ठीक है, यू आर कंप्लीटली क्वाइट एंड when you are standing in front of the other person, but मन आपकी एक कहानी चलनी चाहिए दिमाग के अंदर. He says मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लेथार्जिक हो जाओ, आप लेजी हो जाओ, आप स्लीपी हो जाओ. He says मैं कह ही नहीं रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनएक्टिव हो जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप आलसी हो जाओ, मैं कहता हूँ कि आप खड़े रहो. अब जनरली मेरे साथ तो क्या होता था, जब भी हमारे स्कूल में मेडिटेशन होती थी, मतलब आई वॉज इन लांसर्स कॉन्वेंट in New Delhi. तो what used to happen with in my school was कि ना हमारे स्कूल वालों को ना पता नहीं मेडिटेशन का इतना क्या शौक था. तो whenever the class used to start, जब भी क्लास शुरू होती थी ना हमारी, we used to have meditation. हर दिन मेडिटेशन होती थी. ठीक है, तो हम लोगों को सुबह सुबह तो 5 मिनट की, फिर हर पीरियड जब चेंज होता था ना तो 2-2 मिनट की एक बेल होती थी और उसमें 2 मिनट में एक म्यूजिक बजता था. We all had to sit quietly, close our eyes. तो मुझे आज भी याद है कि मेरे को तो आती थी भैया बहुत ज्यादा नींद. वो जनरली मेडिटेशन तो स्कूल में इसीलिए होती थी ताकि हम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सके, ताकि हम समझ सके कि हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं, और हम अपने आप को काम कर सके कि भगवान आपने अगला हमें लेक्चर पीरियड दे दिया है, अब जो मैथ्स पढ़ाया जाएगा वो प्लीज हमें समझ में आ जाए. वो दिया तो इसीलिए जाता था. लेकिन मुझे क्या होता है, मुझे इतनी नींद आ जाती थी, ओ माय गॉड, मैं अभी आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है अपने स्कूल का टाइम, मैं गलती से भी आंखें अगर बंद कर लूं भाई मैं तो सो जाती थी, लेजिट में सो जाती थी. मतलब एवरी टाइम मेडिटेशन होती थी, मेडिटेशन खत्म होने के बाद में हमें ऐसे करना होता था, आईज रब करके ऐसे हाथ रखना होता था. एंड आई रिमेंबर ये ऐसा करने के बाद ना मैं बस ऐसे करती थी हेड डाउन, और मैं अपने हेड डाउन करके सो जाती थी. एवरी टाइम आई हैव डन दिस, एवरी टाइम. तो वो यही चीज कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ना वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, वो सोना नहीं है. तो वो मैं भी जैसे सो जाती थी, तुम लोगों को भी सोना नहीं है. बहुत नींद आती है स्कूल में, मुझे पता है, क्योंकि रात को हम लेट लेट तक जाग रहे होते थे. तो ये सेज कि नहीं करना हमें. मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सो जाओ, सोना मत. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. इसे जिंदगी इसी का नाम है. लाइफ इज अबाउट मूविंग. ठीक है, वो कहते हैं लाइफ इज अबाउट मूविंग. जिंदगी आगे बढ़ने के लिए ही है. जिंदगी मूविंग एंड थिंकिंग. जिंदगी सोचो और आगे बढ़ो, सोचो और आगे बढ़ो, सोचो और आगे बढ़ो. ही सेज लेकिन अभी मैं कह रहा हूं रुक जाओ. ठीक है, वो कह रहे हैं अभी मैं कह रहा हूं कि रुक जाओ, अभी सोना नहीं है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. ठीक है, पहली चीज तो यहां पर वो 2 चीजों की बात करते हैं, 2 रेफरेंसेस हैं बच्चे. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ मतलब नो मास वायलेंस. ठीक है, वो कहते हैं कि नो वायलेंस. इसे पहले तो ये जो मार पिटाई, लोगों को मारना शुरू है बाय ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, इन एनीथिंग, जेनोसाइड, कुछ भी, इसे सबसे पहले तो इसको रोक दो. ठीक है, नो वायलेंस. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ और नॉट मेनी लेजी पीपल. और मैं लेजी लोग नहीं चाहता. मैं नहीं चाहता कि मैं डेड बॉडीज उठा के लेके जाऊं. मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसे हो जाए कि वो मर गए. तुम लोग चुप रहो. तुम लोग मुंह पे कुछ नहीं दिखा रहे, मुंह पे तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना तेज चल रहा है, योर ब्रेन इज वर्किंग सो फास्ट दैट एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. वो कहते हैं क्लैरिफाइंग हिज व्यूज अबाउट डूइंग नथिंग. इसे मेरा डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं स्टिलनेस के लिए बोल रहा हूँ. इट इज नॉट टू बी मिस्टेकन फॉर पैसिविटी. पैसिविटी का मतलब होता है लेजी होना. इसे मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ऐसे बेरोजगार हो जाओ. ही अर्जेस टू लुक एट लाइफ ऑनेस्टली. ठीक है, वो यहाँ पर लोगों को एक रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भी लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है, किसी बच्चे ने मेरे से अर्ज और रिक्वेस्ट का डिफरेंस पूछा था. रिक्वेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ये थोड़ा स्ट्रांग होता है. फॉर इट्स सिंप्लिसिटी. इसे जिंदगी को समझो, सो मत. लाइफ शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड. इसे लाइफ इज व्हाट इट इज. सोचो और आगे बढ़ जाओ, सोचो और आगे बढ़ जाओ. सोचो बोलो पाओ, जेठालाल और बाघा का वो अपनाओ. सोचो बोलो पाओ, स ब ब स ब प. ठीक है,
लाइफ शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड. जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिंदगी बहुत आसान है, पर जीना इसी का नाम है. इट इज अ वेरी सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टिंग इन हार्मनी विद आवर सराउंडिंग्स. जिंदगी क्या है, क्या है जिंदगी में ऐसा? जिंदगी आराम से जियो, सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करो, सामने वाला तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वही जिंदगी है. वैसे जिंदगी जिएंगे और मर जाएंगे. एंड अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ क्वाइटनेस. कभी कभी चुप रहने में ही भलाई होती है. जैसे हिंदी की एक कहावत है, एक चुप 100 सुख. ठीक है, एक बारी मुंह बंद रखोगे जिंदगी भर सुखी रहोगे. हर चीज में बक 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 चैचे पे करना जरूरी नहीं होता. His desire not to have truck with death is an idiom that connotates having nothing to do with the end of life. He says, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ. He says, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. He wants to live life peacefully. He says, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी को peacefully जिए and quietly without bothering any jerks or impediments. Impediments का मतलब होता है problems, कि आपके रास्ते में कुछ भी jerks ना आए, यानी रुकावट ना आए, stoppages ना आए. He says, अगर कुछ आता भी है तो इन सब चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ. Caused by integral part of human lives, that is death. He says, मैं डेथ नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, चुप, एकदम शांति. हाँ बेटा, मेरी कोशिश तो यही रहेगी. चलिए, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हमारे पोम के, फिर बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस के अंदर. इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ही सेज, हमारी गलती है सारी की सारी. क्यों? क्योंकि हम है भैया सिंगल माइंडेड. हम ना एक सीधी सोच लेके चलने वाले हैं कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है एट नो कॉस्ट. आई डोंट केयर आगे साथ वाले के साथ क्या हो रहा है. इडियम बेटा एक वो होता है, मुहावरा. ही सेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे आगे बढ़ना है. द रैट रेस टू मूव अहेड इन लाइफ. ही सेज, हम जिंदगी क्यों जीते हैं? जिंदगी क्यों जीते हैं? तुम बताओ, हम जिंदगी क्यों जीते हैं? Why do we live our life? क्यों जी रहे हो तुम लोग? 577 पे काउंटिंग रोको और बताओ कि हम लोग जिंदगी क्यों जी रहे हैं. थैंक यू बेटा कोमल. अब बताओ जिंदगी क्यों जी रहे हैं? हाँ बेटा, सैंपल पेपर लगाना पड़ा, जरूर लगाओ, मोस्ट वेलकम. कोई डाउट हो तो आईजी पे मैसेज कर लेना, या डाउट्स में बता देना, मैं बता दूंगी. भाई एक बच्चा कह रहा है बेवजह. भाई साहब, इतना दुख जिंदगी में अभी से. एक बच्चा कह रहा है प्यार के लिए, हे राम, पैसे के लिए. एक बच्चा कह रहा है मुझे बहन चाहिए. बना लो भैया, कोई भाई बना लो उसको यहीं पे. टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, सच में. टू रीयूनाइट विद गॉड, बढ़िया. और टू एंजॉय लाइफ बाई वन लाइफ, एंजॉय करो. हम लोग जिंदगी क्यों जीते हैं? अपनी अच्छी लाइफ के लिए, एक कंफर्टेबल जिंदगी के लिए. ठीक है, अब धरती पे आ गए तो धरती पे आने के मजे लेना. क्योंकि एक बच्चा कह रहा है क्योंकि हम मर नहीं सकते. बेटा मर तो तुम सकते हो, लेकिन मरने से पहले जिंदगी के मजे लेने के लिए. जो भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है इस दुनिया को संवारने का, अपने आप को संवारने का, स्पिरिचुअल जाऊं या फिर मैं कैसे भी जाऊं, एंजॉयमेंट के लिए. हर इंसान जीता है मजे के लिए. ठीक है, एवरीबडी नीड्स सेटिस्फैक्शन, एवरीबडी नीड्स पीस इन देयर माइंड. हर इंसान को पीस अलग तरीके से मिलता है. तो इस सेज हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों को बस आगे बढ़ने के, भैया आई वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप, आई वॉन्ट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ. उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाने को रेडी हूं. टू कीप आवर लाइव्स मूविंग. ठीक है, हम लोग अपनी जिंदगी को कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए, बाकी लोगों के बराबर पे आने के लिए जीते रहते हैं. हमने किसी के पास गुच्ची का बैग देखा, ठीक है, तो मेरा भी मन कर गया यार मैं भी ले लेती हूँ गुच्ची का बैग, भले मेरे को जरूरत नहीं है. अब मैंने लोगों का आईफोन देखा, अब मुझे कितने बच्चे बोलते हैं वेरी गुड राज राहुल, मैंने कितने लोगों का आईफोन देखा है. ठीक है, मुझे लोग कहते भी है कि अब तो आईफोन ले लो, अब तो आईफोन ले लो, पर क्या जरूरत है मुझे आईफोन की? आई डोंट नीड एन आईफोन. आई एम हैप्पी विद व्हाट Redmi Note 9 Pro Max आई हैव. मैं उसी में खुश हूँ भाई, जिंदगी उसमें भी चल रही है. तो हम लोग क्यों पैसा कमाते हैं? हम लोग सामने वाले से बराबरी के लिए पैसा कमाते हैं. लेकिन एट द एंड होता क्या है? मर जाओगे. आखिरी दिन मरना ही है तुम लोगों ने. क्या छाती पे लेके जाओगे सब कुछ? कुछ नहीं जाने वाला तुम लोगों के साथ, यही रह जाएगा सब कुछ. एंड फॉर वंस यू कुड डू नथिंग. तो इसे एक जिंदगी तो 24 घंटे चलती रहेगी, 12 से गिनने के बाद भी चलेगी, तो 12 तक तो रुक जा. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. He says ऐसा हो सकता है probably कि जब आप चुप हो जाओ और जब आप
और डीप अपने दिमाग के थॉट में जाओ, तब आपको ये रियलाइज हो कि आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, वो खुद के लिए नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड लाइफ है। आप क्यों जी रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में सामने वाले को देखकर एक कंपटीशन है कि यार उसने किया तो मैं भी करूंगा, वो नंबर लाएगा तो मैं भी लाऊंगा, वो पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूंगा। बेटा सीबीएसई के साइट पे ना सैंपल पेपर आ गए हैं बेटा गौरव, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से लगाना, उससे पहले का यूज मत करना, ठीक है। हाँ सैमसंग S23 अल्ट्रा भी अच्छा है बेटा, लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि जरूरत ही नहीं है फोन की। वो कहते हैं आपको तब, जब आप चुप हो जाओगे ना, आपको तब रियलाइज होगा कि ये सब किसके लिए कर रहा हूं मैं ये चीजें अपने लिए नहीं कर रहा, मैं लड़ाई अपने लिए नहीं कर रहा सामने वाले से, मैं मेहनत अपने लिए नहीं कर रहा, मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को सामने वाले से ऊपर रख सकूं, ताकि आई कैन बी बेटर देन द अदर पर्सन। जब मैं सामने वाले से बेटर लगूंगा तभी तो आई बिकम बेटर देन देम, तभी तो मेरी वाह होगी दुनिया के अंदर। तो हम अपने लिए नहीं करते, हम कंपटीशन में सामने वाले को गिराने के लिए चीजें करते हैं। इसलिए जब आप इस चीज को रियलाइज करोगे ना कि कॉम्पिटिटिव लाइफ को जीते जीते आप अपनी खुद की जिंदगी जीना भूल गए हो, तो वही वो सैडनेस है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम लोग कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने क्या किया, ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। बिकॉज एट द एंड क्या है, एवरीबडी हैज टू डाई, सबने मर जाना है। तो हम लोगों के पास जो जिंदगी है उसे हम कंपैरिजन में जिए, लोगों को देखकर जिए कि यार इसकी तो इंस्टाग्राम पे जिंदगी बहुत अच्छी है, ये तो यहाँ घूम रहा है, तो वहां घूम रहा है, तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे कहीं लेके जा नहीं रहे, मेरी जिंदगी में तो ऐसा हो नहीं रहा। तो वो चीजें ना हमें एक गलत रास्ते पर ले जाती हैं, ठीक है। तो इसे वी शुड, एंड एट द एंड क्या है, ऑल द एवरीबडी हैज टू डाई, अंत में तो सबने मर ही जाना ना। तो जिंदगी कंपटीशन में जाके क्या करोगे, एवरीबडी हैज टू डाई। तो उस कंपटीशन से बाहर आओ। द पोएट एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूज साइलेंस बाय आस्किंग द रीडर टू कंसिडर द सिचुएशन where none of us will make deliberate efforts to move our lives further. That moment we will take a break for self. खुद के लिए ब्रेक होगा वो। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बैरियर्स, यानी जो हम लोगों ने अपने खुद के आगे एक वो बेड़ियां बनाई हुई हैं कि मेरी ये रूटीन, मेरा ये हैबिट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे उस टाइम से फिर आप बाहर आओगे और आप चीजों को एनालाइज करोगे कि चीजें वैसी नहीं थी जैसी आपने एक्सपेक्ट करी थी, ठीक है। और लास्ट में वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। और इसी की जो इनएक्टिविटी वाला पॉइंट है ना, कि आप लोगों को बोलना नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों को बोलना नहीं है, आप लोगों को चुप रहना है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप डेड हो। ही सेज ये चीज ना आप अर्थ से सीख सकते हो, बिकॉज अर्थ इज योर मदर अर्थ। और एक बच्चा अपनी मम्मा से बहुत कुछ सीखता है, वैसे ही आप अपनी धरती से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एज एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। वो कहते हैं जब हमें एक चीज देखकर ऐसी लगती है कि वो मरी हुई है, लेकिन ओरिजिनली वो जिंदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बंजर जमीन देखी, ठीक है, मान लो मैंने एक बंजर जमीन देखी, मैंने एक बंजर जमीन देखा, ठीक है, ये बंजर सी जमीन है पिंक कलर की, तो प्लीज मेरी ड्राइंग को पार्डन करना, माफ करना मतलब। तो ये रही बच्चे बंजर जमीन। अब यहां पर ना नीचे एक सीड है, और लेकिन मैं इसको यहां से ये आंख बना दूं, आंख नहीं बन गई तो कुछ और बन गया, ये मेरी आंख है, ये पता नहीं मैंने क्या बनाया, छोड़ो, यहां पर मैं आई लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप अपनी आंख से धरती को देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है धरती पे, कि कुछ नहीं है धरती के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हमें धरती पर क्या दिख रहा है, भैया थोड़ी धीरे करो काउंटिंग, अभी बच रही है 703 पे आ गई है, थोड़ी धीरे करो, अभी 1000 तक खत्म नहीं हो पाएगा लेक्चर, ठीक है। तो वो कहते हैं लेटर इट प्रूव्स टू बी अलाइव। तो हमें क्या लगता है, हमें सीड दिखता है नीचे, यहां पर हम लोगों को दिखता है बैरन लैंड, यानी हम लोगों को दिखती है बंजर धरती, बंजर जमीन। हमें लगता है कि यहां पर तो कभी मिट्टी उपजाऊ हो ही नहीं सकती, लेकिन थोड़े ही दिनों में हम क्या देखते हैं, थोड़े ही दिनों में हम देखते हैं कि यहां पर तो एक सुंदर सा लीफ निकल कर आ गया है। तो अल्टीमेटली क्या था, हमें धरती को देखकर लग रहा था कि यहां कुछ नहीं उग सकता, लेकिन अंदर ही अंदर धरती क्या कर रही थी, उस सीड को जन्म दे रही थी। एंड लेटर इट प्रूव्स टू बी अलाइव दैट नाउ द प्लांट विल कम अप, ठीक है, प्लांट आएगा और हमें ऑक्सीजन देगा। तो इसलिए जब आपको यही करना है, आपको चुप रहना है, लेकिन इस चीज को भी रियलाइज करते हुए कि आप भी धरती जैसे हो, ठीक है, यू आर ऑल्सो लाइक अर्थ। आपको लगता है कि आप चुप हो, लेकिन चुप होते हुए आपका दिमाग चलना चाहिए,
नाउ आई काउंट अप टू 12। एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया भव्या ने कि जिस तरीके से धरती हमें, अगर हम बाहर से देखें, आउटर स्पेस से देखें, तो धरती एकदम शांत है, देयर इज नो मूवमेंट ऑन धरती। लेकिन हमारे घर के आसपास ही कोई इतने तेज तेज स्पीकर्स में गाने बजा रहा होगा, तो दूर से कोई भी चीज देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शांत है, देयर इज नो लाइफ इन इट। लेकिन इंटरनली वहां पर अपना एक खुद का प्रोसेस चल रहा होता है। वैसे लेट पीपल थिंक यू आर डूइंग नथिंग, बट देयर शुड बी द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हेयर। दिमाग यहाँ चलना चाहिए, ठीक है, दिमाग इधर चलना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ठीक है, गिव्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ही सेज अब मैं 12 तक गिनूंगा, गिव्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ही सेज लेकिन आप 12 तक गिनो और मैं यहां से जाता हूं, मैं आपको इस सोच के साथ यहां पर छोड़ के जाता हूं। आप चीजों को सोचिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब यहां पर वो कहते हैं द पोएट फाइनली टेक्स अस टू द नेचर टू अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी दैट रन्स द साइकिल ऑफ द अर्थ। He asks us to learn from earth which appears still and lifeless from afar, but जब हम उसे ध्यान से देखते हैं क्लोजली, it is full of bustling life everywhere, bustling life everywhere। अब आप आसमान से ही देख लो, एक वो गाने की लाइन बहुत अच्छी है, अलग आसमान की, उसकी एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, वेट आई टेल यू, I'll tell you, बहुत प्यारी लाइन है। I love that song and I listen that song every other day। उसकी एक लाइन सुनाती हूँ आप लोगों को। That line is very good and that line actually matches the situation here। Wait, I'll just play that line once, क्योंकि टाइम है भी हमारे पास। 7:75 पीछे हो भैया, क्लास नहीं खत्म कर रही मैं अभी इतनी जल्दी। अलग आसमान, यही था। इसकी एक लाइन है, खोलनी पड़ेगा यहाँ पे। किसी ने सुना अगर वो गाने का लाइन तो तुम लोगों को पता होगा। हाँ, बेसिकली इसकी लाइन है, तुम उड़े जा रहे ये आसमां में खिड़कियों के, क्या था, ये खिड़कियों से देख तू पहाड़ों को, ये छोटी सी लगी है कितने बड़े जो हो सामने। मेरी आवाज बहुत खराब है। क्या था, नहीं ये था ना, दूर है जो ये रुको 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 रुको, ये मैं तुम्हें सुनाई देती हूँ, बहुत प्यारी लाइन है। वेट अ सेकेंड, आई विल प्ले दिस लाइन। From here the song starts। तुम उड़े जा रहे ये आसमां में खिड़कियों से देख तू पहाड़ों को यूं छोटे से लगे है कितने बड़े जो हो सामने, दूर जो है खड़े उन्हें भी ये हमारी जिंदगी तितलियों सी छोटी छोटी सी लगे है कितनी बड़ी नहीं जानते। So basically this line of this particular song tells कि जो लोग हमसे दूर खड़े हैं ना, they don't get to see our life, उन्हें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो ये says कि ये जो पहाड़ हमें दूर से छोटे से लगे हैं कितने बड़े जो हो सामने, and then you realize कि even those things look very stationary, उनमें खुद की अपनी एक जिंदगी है, ठीक है। तो it's a very very beautiful song, definitely do listen to it। तो ये says और वो दूर जो है खड़े जिन्हें हमारी जिंदगी वो तितलियों सी छोटी छोटी सी लगे, नहीं जानते हैं कितनी बड़ी, की उन्हें जो भी हमारी जिंदगी दूर से बहुत ही मोनोटोनस सी लगती है, नॉट मूविंग सी लगती है, लेकिन यहाँ पर इट इज नॉट लाइक दैट।
ठीक है. सो बेसिकली दिस शोज दैट आवर लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स गोइंग अराउंड अस. कि लोगों को लगता है कि कुछ नहीं चल रहा, लेकिन जिंदगी अच्छी चल रही होती है, या जो भी है हम लोग चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं. ठीक है, कहां पे थे हम? It then, okay, यहाँ पर थे ना, everything which is born on earth goes through the cycle of growth to serve the purpose for which it is sent to earth by God. तो इसे ultimately क्या होता है, उसे धरती पर बेचा जाता है कि भगवान ने everybody has sent to the earth for a purpose, and then those purpose gets completed. Then it degenerates. उसके बाद वो चीज खराब होती है और डेथ के साथ खत्म हो जाती है, only to make a way for new and young life to follow. और उसके बाद जिंदगी नई तरीके से बढ़ती है. Having presented his philosophy, the poet leaves the reader alone to sit in silence. और उसके बाद poet जो है वो अकेले छोड़ देता है वहां पर उन्हें silence में बैठने के लिए, to experience the power of quietness, ताकि इंसान जो है वो उस quietness की strength को face करे, उसको experience करे, और उसके बाद he should change his life the way he wants to, because अब he's an enlightened man. ठीक है, यहां पर वो कैसा आदमी है, वो enlightened man हो जाएगा. ठीक है, and the enlightened man knows what he has to do. चलिए, अब वो यहां पर है बच्चे द सेंट्रल आइडिया. ये आप लोगों के लिए सेंट्रल आइडिया जिन बच्चों को चाहिए था, ये रहा आप लोगों का सेंट्रल आइडिया. The central idea of the poet is his call is to observe silence and introspect ourselves. That resounds at the end, signifying the sincere desire of the poet about keeping quiet. He says basically वो चाहते हैं कि लोग चुप बैठे और चुप बैठकर चीजों को सोचे और अंडरस्टैंड करें कि जिंदगी बहुत बड़ी है और उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदल बदल के करनी चाहिए. ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चे इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस. पर पोएटिक डिवाइसेस से पहले मैं आप लोगों को 2-3 पोल्स करा के डाउट्स ले रही हूं. What should not be confused with total inactivity or death? No movement, a statue, talking people, या silence and stillness? हाँ बेटा देती हूँ. मैम बोर्ड्स में पोएटिक डिवाइस आते हैं बेटा, डेफिनेटली आते हैं बच्चे. ये आपकी फ्लेमिंगो में है. मैम हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट्स टू लिव बेटर एंड सिंपल लाइफ. बेटा फॉर दैट वन थिंग आई वुड सजेस्ट यू इज टू मेडिटेट, is to listen to गायत्री मंत्र, listen to spiritual songs, listen to ओम. ठीक है, या ट्राई द उच्चारण ऑफ ओम. ठीक है, 10-5 मिनट बैठ करना बस ओम का उच्चारण करो. ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन स्पीक टिल द पॉइंट यू हैव टू स्पीक अप व्हाट ओम. ठीक है, ओम का जितना ज्यादा उच्चारण करोगे दिमाग उतना शांत होता जाएगा. यू विल बी एबल टू थिंक बेटर. बेटा ग्रामेटिकल एरर के लिए एक बार आपको देखना पड़ेगा चैप्टर्स को, एक बार ग्रामर को रिवाइज करो, हो जाएगा. ग्रामर का मेरा एक सेशन है यूट्यूब पर, PW फाउंडेशन पे है, उसमें मैंने बहुत सारी ग्रामर कराई हुई है. तो अगर आप लोगों को बेसिक ग्रामर की नॉलेज चाहिए तो वहां से ले लेना. कोई डाउट हो उसमें तो मेरे से पूछ लेना. चलिए, तो आंसर है बच्चे साइलेंस एंड स्टिलनेस, ऑप्शन नंबर डी. 81% बच्चे, पायल, शिखर, राबिया, निहारिका सिंह एंड उत्कर्ष. चलिए ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब था. We'll go ahead with this one. What is the sadness in the poem that the poet speaks about? Violence because of unthoughtfulness of people, unnecessary movements, speaking aloud, या the lighting? Sorry. हो ट्विंकल तो गाने गाने में लग गई है.
चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायलेंस बिकॉज ऑफ द अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। 80% बच्चों ने सही जवाब दिया। पायल, शिखर, शीश, यश एंड निहारिका, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब था। चलिए, अब आते हैं बच्चे एक बार अपने पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। यहां पर बच्चे पहला जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है दैट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट, जब आप लोगों के वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम होता है। जैसे यहां पर देखो वी विल में W रिपीट हो रहा है, ठीक है, 212 में ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, वी विल में वापस से W रिपीट हो रहा है। वी वुड, सडन स्ट्रेंजनेस, हिज हर्ट हैंड्स, वॉर्स विद, क्लीन क्लोथ्स, वी वर सो सिंगल, 212, ठीक है। यहां पर जिनके भी नीचे बच्चे ये छोटा सा डैश लगा हुआ है ना, ये वो वाले वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और ये पूरी की पूरी पोम के एलिट्रेशन है। तो एक बार बच्चे इनको रिवाइज जरूर कर लेना। अगर आपको पहचानना आता है ना तो आप लोगों को इन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीड नॉट लर्न देम, यू नीड नॉट लर्न देम। दूसरा है बच्चे यहां पर एजोनेंस। एलिट्रेशन में और एजोनेंस में ना एक छोटा सा फर्क होता है। एलिट्रेशन के अंदर जैसे मैंने लिखा बियर, ब्रॉनी बियर बेटी, ठीक है, मान लो मैंने लिखा ब्रॉनी बियर बेटी, इसमें बी 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 स्टार्ट में रिपीट हो रहा है। ये कहां पे रिपीट हो रहे हैं? ये स्टार्ट में रिपीट हो रहा है। एजोनेंस के अंदर क्या होता है, ये मिड वर्ड के अंदर ना, इसकी मिड वर्ड के अंदर से साउंड रिपीट होती है, ठीक है, साउंड ऑफ वोवल रिपीट होती है। अब देखो कैसे, यहां पर देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12, ठीक है, यहां पर ई की साउंड और ओ की साउंड रिपीट हो रही है। नाउ वी विल काउंट टू 12, तो यहां पर जो ओ और ई की साउंड है वो रिपीट हो रही है। एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच, तो यहां पर ओ की साउंड रिपीट हो रही है। विक्ट्री विद विक्टरी विद नो सर्वाइवर्स वुड put on clean clothes and walk about with their brothers, यहां पर भी ओ की साउंड रिपीट हो रही है। इसको तुम लोग लर्न कर सकते हो। जनरली ये पेपर में तब लिखना जब तुम्हें कुछ ना मिले, ठीक है, इसको तुम लोग लिखना राइट ओनली व्हेन you are not able to find any other पोएटिक डिवाइस। जब आप और कोई पोएटिक डिवाइस नहीं ढूंढ पाओ तब एजोनेंस को मार्क करके आ जाना। तीसरा बच्चे यहां पर एंटीथेसिस यूज किया गया है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहां पर टू कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग, या कह सकते हो जहां पर बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड्स को यूज कर दिया जाता है। जैसे वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल एज व्हेन एवरीथिंग सीम्ड डेड इट प्रूव्स टू बी अलाइव, ठीक है। देखो यहां पर काउंट और स्टिल, काउंट करने का मतलब क्या है? काउंट करने का मतलब है कि यहां पर बच्चे मूवमेंट आ रही है, ठीक है, यहां पर मूवमेंट है। स्टिल का मतलब है कि यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो वो कहते हैं कि पहली चीज, अब देखो यहां पर एंटीथेसिस क्या है, एक तरफ तो वो हमें कह रहे हैं कि तुम चुप रहो, ठीक है, कीप स्टिल, कुछ भी नहीं, कोई मूवमेंट ही नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। व्हाइल ऑन द अदर हैंड वो हमें कह रहे हैं कि गिनो। बात समझ रहे हो? अब वो क्या कह रहे हैं, वो हमें एक तरफ तो कह रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है, यू नीड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं कि गिनो, 12 तक तो गिनो। तो विच मीन्स उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा वो कहना क्या चाह रहे हैं। एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ लगता है कि सब मर गया तो वही जिंदा हो जाता है। तो सब मर गया तो वो जिंदा कैसे होगा? हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम लोग 1000 से आगे की काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो फिर, ठीक है। वो कहते हैं as everything when seems dead later proves to be alive, वो बाद में जिंदा दिखती है। रेपिटेशन, रेपिटेशन बच्चे वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप एक सिंगल वर्ड या फ्रेज को, बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट करते हो एक से ज्यादा बार पोएम में, उसको बहुत पोएटिक टच देने के लिए। जैसे वी विल, यहां पर वो कलेक्टिवनेस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर वो हमारी कलेक्टिवनेस पर फोकस कर रहे हैं कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, यानी एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि आपको चुप रहना ही पड़ेगा। तो यहां पर वो साइलेंस की इंपॉर्टेंस पे हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको विदाउट
स्पीकिंग, विदाउट इंटेंसी करना पड़ेगा ये चीज। विद वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, कि वॉर किससे कर रहे हैं? गैस से, विद फायर। सिर्फ मर्सिनरी यूज नहीं हो रहा, यानी सिर्फ आपके जो सोल्जर्स है उनको यूज नहीं कर रहे, बाकी चीजों को भी यूज किया जा रहा है। बचे पन। पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्लेज विद वर्ड्स, ठीक है, जिसमें आप शब्दों के साथ खेलते हो, दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स, या जिसमें लगता सेम है लेकिन होता अलग है। जैसे यहां पर लिखा गया था आर्म्स, अब मैंने आपको आर्म्स के 2 मीनिंग बताए थे। एक तो वो हो सकते हैं वेपन्स, यानी आपके पावर प्ले के एम्यूनिशन, या फिर आपके बॉडी के अपर लिम, या आपके जो हाथ है, तो वो पन यहां पर यूज किया गया है आर्म्स के अंदर, बिकॉज आर्म्स के यहां पर 2 मतलब हो सकते हैं। एक हो सकता है बच्चे वेपन्स, और दूसरा हो सकता है यहां पर आपके हाथ और आपके लिम्स, जिनको आप जेस्चर्स के लिए यूज करते हो, ठीक है, जिनको आप लोग जेस्चर्स के लिए यूज करते हो। हिंदी में बच्चे इसको कहा जाता है इशारे, ठीक है। चलिए, सिंबॉलिज्म, बच्चे इस पोएम में सिंबॉलिज्म भर रखा है, ठीक है। यू हैव वेरियस सिंबॉलिज्म हियर। द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई द आइडियाज एंड क्वालिटीज। जैसे यहां पर 12, सबसे पहला सिंबल बच्चे 12 का है, 12 आवर्स ऑफ द डे दिखाता है, 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर दिखाता है। फिशरमैन, फिशरमैन बच्चे वो सब लोगों को दिखाता है जो एनवायरमेंट को खराब करते हैं। द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स, यहां पे वेल्स और फिशरमैन की इंपॉर्टेंस है। फिशरमैन और वेल्स जो है वो ओप्रेसर, यानी आपको परेशान करने वाला और जो पीड़ित है उसको दिखाता है। एक तो वो जो परेशान करता है और दूसरा जो परेशान होता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, मैंने आपको ग्रीन वॉर्स को सिंबल बताया था, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर। ग्रीन वॉर्स जो है वो एनवायरमेंटल डिटोरियोरेशन की बात करते हैं, जो हम वॉर विद नेचर को दिखाता है। वॉर विद गैस जो है वो इंक्रीजिंग पोल्यूशन को दिखाता है, या हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को दिखाए। वॉर्स विद फायर जो है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और ब्रदर्स का मतलब यहां पर क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाईचारा के लोग। फिर ऐसे वो भाईचारे के गाने गाएंगे और साथ साथ चलेंगे एज इफ दे हैड डन नथिंग रॉन्ग। लास्ट के 2 पोएटिक डिवाइस बच्चे यहां पर यूज किया गया है। एक और पोएटिक डिवाइस, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट तब होता है जब आप एक एडजेक्टिव लगा देते हो एक वर्ड के साथ एक चीज को बताने के लिए। एक एपिथेट एक ऐसा वर्ड होता है जो एक चीज की स्पेशल क्वालिटी को दिखाता है। जैसे यहां पर फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कैसी सी? कोल्ड सी। कोल्ड मतलब हमें कोल्ड हार्टेडनेस को यूज किया गया है। इट इज द फिशरमैन हु आर सो कोल्ड, या कह सकते हो कि जो इतने क्रूअल हैं, इतने कोल्ड हार्टेड हैं, दैट दे डू नॉट फील एनी इमोशन व्हाइल हार्मिंग द वेल्स। कोल्ड सी, यहां पर कोल्ड सी नॉर्मल भी लिख सकते थे, लेकिन कोल्ड सी लिखने का लॉजिक क्यों था बेटा? क्योंकि वो लोग, वेल को मारना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। आप ले जाओ, प्रोपेलर्स ले जाओ, पानी के अंदर जाओ, मार दो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, मर सकती है वो, इंजेक्शन लगाओ उनको, ठीक है। तो यहां पर कोल्ड सी उनकी क्रूएलिटी, उनकी कोल्ड हार्टेडनेस को शो करता है। लास्ट के 2 मेटाफर, बेटा यहां पे कंपैरिजन किया गया है क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स का क्या लॉजिक है? क्लीन क्लोथ्स बच्चे एक न्यू पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं। शेड का मतलब है यहां पर प्रोटेक्शन या फिर हाइडिंग, यहां पर जब आप कोई चीज से छुप रहे होते हो। और पर्सोनिफिकेशन, अर्थ कैन टीच अस, यहां पर बच्चे एक ह्यूमन ट्रेट दिया है हमने अर्थ को। अब हमारे हिसाब से अर्थ एक नॉन लिविंग, तो हम कहते हैं कि अर्थ एक लिविंग बीइंग है, लेकिन अर्थ हमें खुद सिखा नहीं सकता। रियल टर्म्स में हम अर्थ से अर्थ में आकर पढ़ा नहीं रहा कि चलो हमारे अर्थलिंग्स पढ़ने बैठते हैं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन वो कहते हैं अर्थ कैन टीच अस, यानी अर्थ हमारे टीचर का काम करता है, अर्थ एज अ टीचर। तो टीचर कौन होता है? टीचर ह्यूमन होता है, बिकॉज एक टीचर ही तो सिखाता है जिंदगी में। तो इसलिए तो यहाँ पर अर्थ हमारा टीचर है, विच मीन्स उसे एक ह्यूमन ट्रेट दिया गया है, ठीक है, उन्हें एक ह्यूमन ट्रेट दिया गया है, इसीलिए यहां पर इसको इस तरीके से बोला गया है। ठीक है बच्चे, आई होप यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गया है। इसी के साथ बच्चे हमारी पोम हो जाती है खत्म। मुझे अब एक बार बता दीजिए अगर यहां तक किसी को डाउट है तो, क्योंकि मैं अब आप लोगों के डाउट्स ले रही हूं, किसी के डाउट्स है तो वो रुक सकता है। हाँ बेटा, लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ तुम लोगों को। पायल, शिखर, उत्कर्ष, निहारिका, अरुण, आर्या, भव्या, अंकुर, सुजीत एंड आदित्य। चलिए डाउट्स बता दीजिए। मैम पन में ग्रीन वॉर क्यों ऐड नहीं किया?
बेटा लेकिन क्योंकि वहां पर एक वर्ड के 3-4 मीनिंग हो सकते हैं, पर वहां पर आप वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ग्रीन वॉर ही लिख रहे हो, उसके अलग अलग मीनिंग हम निकाल पा रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें आर्म्स का मीनिंग क्लियर नहीं है कि वो कौन से आर्म्स की बात कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स बेटा पन में हो सकता है, बट नहीं डालोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज ग्रीन वॉर का एक मीनिंग आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पर आर्म्स किस लिए यूज किया जा रहा है वो हमें क्लियर नहीं है। हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। बेटा PYQ ऑफ इंग्लिश आपको CBSE के साइट से मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो भाई समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। अब हम लोगों को मिलेंगे, आप लोग मिलेंगे मुझे हमारी अगली क्लास में। इसका DPP बच्चे मैं अभी आप लोगों की क्लास ओवर करके रिकॉर्ड करने लगी हूं, तो प्रोबेबली आपको आज या कल मॉर्निंग तक इसका DPP मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ वीडियो सोल्यूशन बच रहे हैं तो वो भी डल जाएंगे। नोट्स बच्चे एनिमी के डल गए होंगे, मेरी उम्मीद है कि एनिमी के नोट्स डल गए होंगे, बिकॉज आज मैंने बोल दिया था एनिमी के नोट्स डलने के लिए। और आप लोगों के थिंक ऑफ ब्यूटी के नोट्स अगर बच रहे हैं तो मैं अभी बोल देती हूँ, वो भी डल जाएंगे। थिंक ऑफ ब्यूटी मैंने भेज दिए हैं नोट्स, आगे अब वो टेक टीम की साइड से जब डलेंगे तब डलेंगे। मेरी तरफ से नोट्स डन है, इसके नोट्स ही बच्चे मैं आप लोगों को दे दूंगी। काउंटिंग कितने तक गई थी हमारी? काउंटिंग कितने तक गई थी? 1037 पढ़ा था मैंने लास्ट। बाय बाय, गुड नाइट। 1037 ठीक है, चलिए बाय बाय ऑल।